स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विद्या युग में। ये जो हमारी सीरीज़ है वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी क्लास 12 की जो पॉलिटी की बुक है, ठीक है, उसका फर्स्ट बुक उसकी चैप्टर नंबर 2 बुक के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो चैप्टर नंबर 1, ठीक है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का क्लास है। ठीक है, इस पूरी सीरीज में हम क्लास 12 के पूरे पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़, एक एक टॉपिक को। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने क्लास ली थी, जो 2 लेक्चर क्लास ली हमने 2 लेक्चर में, वो हमने पढ़ा था कोल्ड वॉर के बारे में, यानी सीट युद्ध के बारे में कि सीट युद्ध क्या था, कैसे था। देखिए, वो चैप्टर मैंने बताया था आपको, वो भले आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने उसको पढ़ाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी बुक है ना, वो पूरी बुक के जितने भी चैप्टर हैं ज़्यादातर वो सभी बेस हैं किस पर? कोल्ड वॉर पर। अगर आपको सीट युद्ध समझ नहीं आएगा, कोल्ड वॉर समझ नहीं आएगा, तो आपको ये चैप्टर जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये समझ नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा क्या चीज़ें कहाँ चल रही है, कैसे आइडियोलॉजी चेंज हो रही है। तो बेटर होगा आप, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप वो क्लास देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, ये आपकी बुक है, ठीक है, और इस बुक में जो आपका 2nd चैप्टर है, ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, हम इसे कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो बर्लिन वॉल से आपकी कहानी शुरू होती है। ओवरव्यू एक ले लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है, 5 मिनट में अंदर ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई। तो देखिए, एक बर्लिन वॉल होती थी पहले, ठीक है, जर्मनी में, जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो बर्लिन में एक दीवार खींच दी गई थी, ठीक है, बना दी गई थी, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं, जैसे ये जर्मनी है, जर्मनी में राजधानी बर्लिन है, यहाँ पे एक दीवार बना दी गई बीच में, और इसकी वजह से जर्मनी क्या हुआ, 2 भागों में बट गया, एक वेस्ट जर्मनी और दूसरा ईस्ट जर्मनी। ठीक है, ये दीवार जो है उसको लोगों ने क्या कर दिया, तोड़ दिया 1989 में। 1989 में जाके इस दीवार को लोगों ने तोड़ दिया। ठीक है, और ये दीवार जो तोड़ी गई ना, ऐसा नहीं है इसके पीछे तुरंत उठा के ऐसे मूड बना, चलो तोड़ते हैं, तोड़ दिया, ऐसे नहीं हुआ। इसके पीछे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, वो इतिहास की बात है, हिस्ट्री की बात है, वो हिस्ट्री में आप जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगा तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें समझिएगा। तो इस दीवार को भी तोड़ दिया गया, और ये जो तोड़ा गया ना इस दीवार को, ये दीवार का टूटना कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सिंबल है एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, बर्लिन दीवार का टूटना सबसे बड़ा सिंबल है किसका? एंड ऑफ कोल्ड वॉर, यानी कोल्ड वॉर खत्म होने का। ठीक है, सिंबल माना जाता है ये। देखिए ना, 1989 में क्या हुआ, बर्लिन वॉर खत्म हुई, और 1989 में क्या हुआ था, आपका कोल्ड वॉर खत्म हो गया था। ठीक है, और धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड था, ठीक है, दूसरी दुनिया, वो भी खत्म हो गई, वो भी कोलैप्स हो गई, और सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर था वो भी क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया ये बर्लिन वॉल थी, इसे 1989 में तोड़ दिया गया, और ये सिंबल ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर मानी जाती है। अब जो कोलैप्स हुआ सेकेंड वॉर, ठीक है, देखो, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ, उससे क्या हुआ, आपका जो सेकेंड वर्ल्ड था, जो दूसरी दुनिया थी, वो भी क्या हो गई, कोलैप्स हो गई, वो भी क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ, कोल्ड वॉर खत्म होने के साथ साथ आपको दूसरी दुनिया भी कोलैप्स कर गई। कैसे करी, ये अभी हम आपको आगे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर जब पढ़ लेंगे समझ आ जाएगा आपको। तो इसमें 2-3 चीज़ें मेन है। पहला, जो आपका जर्मनी है वो यूनिफाइड हुआ, है ना। जब बर्लिन वॉर क्या होगी, बर्लिन वॉर को गिराया जा रहा है, और इसी बर्लिन वॉर ने क्या किया था, जर्मनी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। तो जैसे ही दीवार को तोड़ा गया, दीवार को ढाया गया, तो क्या हुआ, जर्मनी क्या हो गया, पूरा एकीकरण हो गया, पूरा जर्मनी एक हो गया, यूनिफाइड हो गया। ठीक है, ये भी सिंबल है एंड ऑफ कोल्ड वॉर का, यानी एंड ऑफ कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड का। दूसरा मेन चीज़ क्या हुआ, जो 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, जिसमें लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सारे देश आते हैं जो भी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिप्लेस किया अपने वहाँ की कम्युनिज्म गवर्नमेंट को। ठीक है, इन्होंने कम्युनिज्म को रिप्लेस कर दिया कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी से। ठीक है, दो जो 8
8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने वहां जो कम्युनिज्म चल रहा था उस कम्युनिज्म को, उस सोशलिज्म को रिप्लेस कर दिया किससे, आपका कैपिटलिज्म से, डेमोक्रेसी से, ठीक है। कब, 1989 के बाद, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है। आई बात सुनने, तीसरा मेन चीज यहाँ पे क्या हुआ, यूएसएसआर जो आपका है वो क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। देखो अभी जो मैंने इससे पहले लाइन बोली आपको दिख रही होगी, 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज 1917 के बाद, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कहीं ना कहीं, ठीक है, 1922 के बाद ये जो 8 यूरोपियन कंट्रीज है ये जुड़ गई किसके साथ, रशिया के साथ, ठीक है, रूस के साथ। और रूस के साथ मिल करके इन्होंने क्या किया, यूएसएसआर बनाया, सोवियत यूनियन बनाया। और सोवियत यूनियन बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, अपने वहां सोशलिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया, सोशलिज्म को लागू किया, ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को लागू कर दिया, सोशलिज्म को फॉलो किया। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशलिज्म का मानना था कि इनके अकॉर्डिंग सोशलिज्म जब ये लागू करेंगे तो इनके वहां क्या आएगी, इक्वालिटी आएगी, ठीक है, अमीर गरीब सब एक समान हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1989 के बाद क्या हुआ, 1989 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ और सोवियत यूनियन क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। तो जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया तब क्या होगा, इनको ये भी अलग हो गए सोवियत सिस्टम से, ठीक है, इन्होंने भी अपने आपको अलग कर दिया। और जो सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे उस सोशलिज्म को इन्होंने हटा दिया और क्या लेके आए, कैपिटलिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। वही मैंने लिखा है, इन्होंने क्या किया, कम्युनिज्म को रिप्लेस किया बाय कैपिटलिज्म, ठीक है, बाय डेमोक्रेसी, ओके। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। और अब चौथा क्या हुआ, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो जो सोवियत आइडियोलॉजी थी ना, जो सोवियत की आइडियोलॉजी थी, विचारधारा, वो भी क्या हो गई, टूट गई, वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई, ओके। सोवियत आइडियोलॉजी भी आपकी खत्म हो गई। और ये जो सोवियत आइडियोलॉजी खत्म हुई ना, ये ऐसा नहीं था कि किसी आर्मी की लड़ाई की वजह से, सिविल वॉर की वजह से हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मिलिट्री से नहीं हुआ था, बल्कि ये वहां के जो वुमेन थे, वहां के जो मेन थे, आदमी लोग थे, सिविलियंस थे, उनके द्वारा ये आइडियोलॉजी तोड़ी गई, ठीक है। वहां के लोगों ने, वहां के सिविलियंस ने खुद बोला कि हमें क्या करना है, हमें इस देश से, यूएसएसआर से अलग होना है, हमें अपना अलग देश बनाना है, ठीक है। ये 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी अलग हो गए, ककट्टू देश आपके अलग हो गए, ठीक है। तो इससे क्या हो, जब 15 के 15 देश अलग हो गए तो क्या होगा, आपको सोवियत यूनियन बचेगा ही नहीं। अब सोवियत यूनियन नहीं बचा, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो उनकी आइडियोलॉजी भी खत्म हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी ओवरव्यू में हैं। अब पहली हेडिंग जो आपकी बुक में है, ठीक है, जो आपकी पहली हेडिंग है आपकी बुक में, वो कौन सी हेडिंग है आपको देख लीजिए बुक में। पहली हेडिंग है आपकी, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, सोवियत सिस्टम क्या है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, ठीक है। सोवियत सिस्टम क्या था, तो देखिए जो यूएसएसआर है वो अस्तित्व में कब आया, केम इनटू बीइंग आफ्टर 1917 रिवॉल्यूशन, ठीक है। जब 1917 में रशिया में रिवॉल्यूशन किया गया, रूसी क्रांति हुई, रूसी क्रांति होने के बाद क्या किया, यूएसएसआर बना, ठीक है। कई सारे देश आपस में जुड़ गए और उन्होंने क्या किया, यूएसएसआर बनाया। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये कब बना, 1917 के बाद बना, जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। और ये जो रशियन रिवॉल्यूशन था, ठीक है, या फिर ये जो यूएसएसआर था, वो किससे इंस्पायर्ड था, इंस्पायर्ड बाय सोशलिज्म, ठीक है, यानी कि समाजवाद। ये किससे इंस्पायर था, समाजवाद से इंस्पायर था, ठीक है। और ये समाजवाद क्या था, एंड अपोज्ड टू कैपिटलिज्म, ठीक है। ये पूंजीवाद व्यवस्था है, कैपिटलिज्म है, उस कैपिटलिज्म का अपोज था कौन, सोशलिज्म, ठीक है। यानी समाजवाद जो था वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद का एक
अल्टरनेटिव था, एक ऑप्शन था कि आप कैपिटलिज्म को बेकार है, कैपिटलिज्म को नहीं फॉलो करना, आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, सोशलिज्म। ठीक है, प्रतिद्वंदी था कहने वाले, अगर शुद्ध हिंदी की बात करें, प्रतिद्वंदी था किसका, कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का। ठीक है, तो रसिया में क्या हुआ, रसिया के और आसपास के कई सारे देश इस सोशलिज्म से इंस्पायर होके क्या करते हैं, 1917 के बाद यूएसएसआर बनाते हैं, सोवियत यूनियन बनाते हैं। तो ठीक है, आई बात समझ कि सोवियत यूनियन कब आया, कैसे हुआ। ठीक है, तो अब आप क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू अचीव दिस। ठीक है, यानी कि हमने जो कहा ना कि हम क्या करेंगे, अपने वहाँ सोशलिज्म लेके आएंगे, हम अपने वहाँ क्या करेंगे, इक्वालिटी लेके आएंगे। ये कैसे लेके आएंगे, क्या क्या चीज़ें हम फॉलो करेंगे ताकि हमारे वहाँ क्या आ जाए, सोशलिज्म फॉलो हो जाए, सोशलिस्ट कंट्री हम बन जाए, हमारे वहाँ इक्वालिटी आ जाए। कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे। ठीक है, ये पूछा गया। तो जो मेकर्स ऑफ द सोवियत यूनियन थे, जिन्होंने सोवियत यूनियन को बनाया, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, 3-4 चीज़ें बताई। पहला, इन्होंने क्या कहा, पहला हम क्या करेंगे, गिव प्राइमेसी टू स्टेट। हमारे लिए क्या होगा, जो स्टेट होगा, जो तुम्हारा क्या कहते हैं राज्य है, जो सरकार है, जो राज्य है, वो हमारे लिए सबसे प्राइमरी होगा, प्राथमिक होगा। ठीक है, हमारे लिए हमारा राज्य क्या होगा, प्राथमिक होगा, सबसे प्राइमरी होगा। ओके, तो कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में क्या होता है, अगर आप आइडियोलॉजी पढ़े हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ें मार्केट के हिसाब से चलती है। ठीक है, बाजार के हिसाब से, बाजार व्यवस्था होती है यहाँ पर, यानी मार्केट में जिस हिसाब से डिमांड और सप्लाई होगी, उस हिसाब से आपकी चीज़ें क्या होंगी, रेट प्राइस डिसाइड होंगे। ठीक है, मार्केट में जो जितना अच्छा करेगा, जितना ज़्यादा कमाएगा, उसका रिसोर्सेज संसाधन उतने ज़्यादा, जो कम कमाएगा, जो काम नहीं कर रहा, वो गरीब रहेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में जो मार्केट होता है ना, जो आपका राज्य होता है, वही सबसे ज़्यादा प्राइमरी होता है। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, जितने भी संसाधन हैं, वो सारे के सारे संसाधन किसके अंदर होंगे, आपके राज्य के अंदर होंगे। ठीक है, स्टेट के अंदर होंगे। और राज्य जैसे आपको पानी, जमीन, फ्रूट्स, अनाज, जितना भी होगा, वो सारा क्या करेगा, राज्य अपने अंदर ले लेगा, और फिर इन सभी चीज़ों को क्या करेगा, सभी लोगों के अंदर, सभी लोगों के बीच में बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेन पावर किसके पास है, मेन कौन है, स्टेट। यानी सबसे ज़्यादा प्राइमेसी कौन है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दी जा रही है, स्टेट को। तो इन्होंने कहा कि अगर हम अपने स्टेट को, अपने राज्य को हम क्या करें, प्राइमेसी दें, प्राथमिकता दें, तो हम क्या बनेंगे, कहीं ना कहीं हम एक सोशलिस्ट कंट्री बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट, पहला तरीका। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि हमारे वहां वन पार्टी सिस्टम होगा। ठीक है, हमारे वहां क्या होगा, वन पार्टी सिस्टम होगा, केवल एक पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अलावा हमारे वहां कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए, अगर आप बात करें डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जैसे यूएसए में क्या है, डेमोक्रेसी, नो डाउट डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। यूएसए में क्या है, कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, जाहिर सी बात है ना। तो वहां पे क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपके पास कई सारी पार्टीज होती है। जैसे इंडिया में आप देखो क्या है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, सपा, बसपा, ठीक है, और बहुत सारी पार्टियां हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में पार्टी हैं, आप किसी भी पार्टी को संख्या छोटी बड़ी मिला सकते हैं। ठीक है, किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। लेकिन यानी कि यहाँ पर आपके यहाँ क्या है, ऑप्शन है। लेकिन जो सोवियत मॉडल था, सोवियत सिस्टम था, वहां पर केवल और केवल एक पार्टी होगी, और वो क्या होगी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, जैसे आप चाइना देखिए, चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चलती है वहां पर। चाइना में क्या है, केवल एक पार्टी, सिंगल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और वही क्या करती है, सारी चीजें करती है। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है वहां पर, तो पहले आप क्या करो, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बनो, फिर आप इलेक्शन लड़ सकते हो। वहां कोई दूसरी पार्टी नहीं है। ठीक है, यानी कि वहां पर सरकार फिक्स रहेगी, एक ही पार्टी सरकार हमेशा रहेगी, और वो सारी चीजें अपने हिसाब से करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब कहीं ना कहीं सर एक ही पार्टी है, तो डर नहीं रहेगा कि हमारी सरकार चली जाएगी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, कंपटीशन नहीं होगा कोई चीज़ का। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने कहा हम अपने वहाँ वन पार्टी सिस्टम रखेंगे। ठीक है, सिंगल पार्टी सिस्टम। ठीक है, कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी। इसके बाद तीसरा तरीका उन्होंने बताया, जो हमारी इकोनॉमी होगी वो कैसे होगी,
प्लान्ड इकोनॉमी होगी, ठीक है। हमारी इकोनॉमी प्लान्ड इकोनॉमी होगी, यानी पूरी की योजनाबद्ध होगी। हम हर एक चीज़ हर 5 साल के लिए या 6 साल के लिए, जितने भी साल के लिए हम चीज़ों को डिसाइड करेंगे, हमें 5 साल में ये करना है, 5 साल में ये करना है, 5 साल में ये करना है, इस साल ये करना है, इस साल वो करना है। तो इससे करेंगे हम अपनी इकोनॉमी को प्लानिंग से चलाएंगे, एक प्लान बना देंगे और उसी प्लान को फॉलो कर करके हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, ग्रोथ करेंगे, ठीक है। और ये जो इकोनॉमी है ये कंट्रोल किससे होगी? कंट्रोल बाय स्टेट, ठीक है। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी कंट्रोल करी जाएगी स्टेट के द्वारा, यानी राज्य के द्वारा, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, स्टेट का मतलब राज्य, और राज्य मतलब ये आपको यूपी बिहार जैसा राज्य नहीं, पूरा का पूरा देश, पूरे पूरे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट राज्य, ठीक है। तो ये 3 तरीके बताए गए। अगर हम ये 3 तरीके फॉलो करते हैं, पहला क्या आपका, पहला क्या है, प्राइमरी देंगे हम स्टेट को, स्टेट प्राइमरी होगा। सेकंड हमारा क्या होगा, आपका वन पार्टी सिस्टम होगा। और थर्ड क्या होगा हमारा, ये जो हम इकोनॉमी होगी वो हमारी कैसे होगी, प्लान इकोनॉमी होगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यानी स्टेट द्वारा कंट्रोल करी जाएगी। तो अगर ये 3 चीज़ें हम फॉलो करते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने वहाँ सोशलिस्ट गवर्नमेंट को लेंगे, हम सोशलिज्म फॉलो करेंगे, सोशलिस्ट स्टेट बना लेंगे, और हमारे वहाँ क्या आएगा, इक्वालिटी आएगी, समानता आएगी, ओके, ठीक है। तो जो सोवियत यूनियन था वो कब आया, सोवियत यूनियन एक बार रिवाइज करते हैं, सोवियत यूनियन 1917 में आया जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। और ये रशियन रिवॉल्यूशन किससे इंस्पायर था, सोशलिज्म से, यानी कि समाजवाद से इंस्पायर था। और सोशलिज्म की थ्योरी आपको पता है अच्छे से, ठीक है। सोशलिज्म ये अपोज था किसका, कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म का, ठीक है। और सोशलिज्म में आपको थ्योरी एक लाइन में बताया जाएगा कि सोशलिज्म में क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी संसाधन होते हैं वो आपके गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। फिर हम इसे पाएंगे कैसे, अचीव कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो मेकर्स ऑफ द सोवियत यूनियन थे, जिन्होंने सोवियत यूनियन को बनाया, वो सारे लीडर्स ने कहा कि हम 3 चीज़ें फॉलो करेंगे। पहला, हम स्टेट प्राइमरी होगा हमारे लिए, दूसरा एक पार्टी होगी, तीसरा प्लान इकोनॉमी होगी। ये 3 चीज़ें हम फॉलो करके हम अपने यहाँ क्या करेंगे, सोशलिज्म को लागू करेंगे, ठीक है, सोवियत मॉडल को हम लागू करेंगे, ओके। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। तो देखो अब अगला टॉपिक है तुम्हारा, आपका समझने की बात है, स्प्रेड ऑफ सोवियत यूनियन, कि सोवियत यूनियन कैसे स्प्रेड हुआ, ठीक, कैसे वो पूरा फैला। तो देखो सोवियत यूनियन ऐसा कहा जाता है कि 1917 में बना, ठीक है। अभी मैंने बोला कि 1917 जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद क्या हो गया, आपका सोवियत यूनियन बन गया, ठीक है। आराम से बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मजे में बोल दिया, बोलना ही तो है। लेकिन यहाँ क्या है, ऐसा नहीं है। सोवियत सिस्टम 1917 में नहीं बना, 1917 में नहीं बना, बल्कि शुरू हुआ था 1917 में, नो डाउट, लेकिन ये एक्चुअल में बना कब, 1922 से बना, ठीक है। 1917 से लेकर के 1920 जो बीच के जो 4 साल है ना, 4-5 साल, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है रशिया ने, ठीक है। वहाँ के जो लीडर्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है सोवियत यूनियन को बनाने में, ठीक है। 1917 से स्टार्ट हुआ था, कहा जाता है 1917 में बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ से केवल हल्के से स्टार्टिंग हुई थी, और एक्चुअल में बना कब, 1922 में, ठीक है। कब, और इस समय कौन थे जो लीडर थे, वो थे लेनिन, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। जब व्लादिमीर लेनिन थे, इनके टाइम पर 1922 में जाके एक्चुअल में सोवियत यूनियन बना, ठीक है। तो देखो स्प्लिट कैसे हुआ, इसमें कई सारी कंट्रीज अलग अलग समय पर जुड़ते गए, ठीक है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, जो 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, अगर हम बात करें केवल गिनती में नहीं जाता, केवल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज याद रखना, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, देखो ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे ना, सेकेंड वर्ल्ड में जो जर्मनी था, उस जर्मनी ने क्या किया, इनके ऊपर कब्जा कर लिया था। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, इन सब के ऊपर क्या कर दिया था, आपका जो जर्मनी था उसने कब्जा कर लिया। और जर्मनी में कौन लीडर, हिटलर, ठीक है। आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे, एक बार इसको पढ़िएगा, हिस्ट्री में पढ़ते हैं इस चीज़ को हम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। तो ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, ये इनके ऊपर कब्जा किसका था, जर्मनी का, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड के स्टार्टिंग में। और धीरे धीरे जब एंड हुआ
तो क्या हुआ, सोवियत यूनियन ने जर्मनी को हराया, ठीक है, यूएसएसआर जो रसिया था उसने क्या किया, जर्मनी को हराया, और जर्मनी को हराने के बाद उसने क्या किया, इन ईस्ट इंडिया कंपनी को जर्मनी के बंधन से मुक्त कराया, फ्री करवाया इनको, ठीक है, क्योंकि कब्जा कर रखा था जर्मनी है। और जर्मनी जब हार गया तो ये सारे देश क्या हो गए, आज़ाद हो गए, ठीक है। तो सोवियत यूनियन था, इसने क्या किया, ईस्ट यूरोपियन कंट्री को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद कराया जर्मनी से, और वहाँ पे क्या किया, अपना जो मॉडल था कौन सा, सोशलिस्ट मॉडल यानी कम्युनिस्ट मॉडल, कम्युनिस्ट मॉडल को लागू करवाया, ठीक है। जो जर्मनी के जब मॉडल था, आपको पता होगा, नाजिज्म पढ़ा होगा आपने, ठीक है। वहाँ पे जब जर्मनी ने कब्जा किया तो इन कंट्रीज के ऊपर जो मॉडल थोपा गया वो था फासिज्म, फासीवाद, ठीक है, फासीवाद मॉडल थोपा गया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद ये जो सोवियत यूनियन था, यानी ये जो रसिया था, उसने क्या किया, इन देशों को आज़ाद कराया, और इन देशों को आज़ाद करा के वहाँ से फासिज्म को ख़त्म करवा के इनको क्या किया, इनको समझाया, तो बोला देखो सोशलिज्म जो है वो काफ़ी अच्छा मॉडल है, यहाँ पे इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, ठीक है। और सही बात है, समानता की जहाँ बात होगी, इक्वल की बात होगी, समाजवाद तो है ही अच्छा अपने आप में, ठीक है। हम भी सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, हम भी गरीब अमीर को बराबर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंट्रीज थे, यहाँ भी क्या किया गया, कम्युनिस्ट मॉडल को लागू किया गया, और ये जो देश थे ये भी क्या हो गए, सीधे सोवियत यूनियन से जुड़ गए, और इस तरह क्या हुआ, सोवियत मॉडल का धीरे धीरे एक्सपेंड होना शुरू हुआ, उसका स्प्रेड होना शुरू हो गया, ठीक है। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल द कंट्रीज वर मॉडल आफ्टर द यूएसएसआर, ठीक है। तो जितने भी कंट्रीज थे, इनका जो पॉलिटिकल मॉडल था और इकोनॉमिक मॉडल था वो किसके हिसाब से चलने लगा, यूएसएसआर के मॉडल के हिसाब से, ठीक है। जिस तरह यूएसएसआर का मॉडल था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, सेम मॉडल यहाँ इन देशों में भी लागू किया गया, और ये देश भी क्या हो गए, यूएसएसआर के कदम पे, उनके रास्ते पे चलना शुरू हो गया, उनके साथ जुड़ गए, ठीक है। और ये जो पूरा ग्रुप कहलाया है ना, देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, बेलारूस, ये सारे देश क्या हो रहे हैं, यूएसएसआर से जुड़ रहे हैं, अपने मॉडल को उनके मॉडल के हिसाब से चला रहे हैं, ठीक है, यानी कि यूएसएसआर का मॉडल अपने वहाँ लागू कर रहे हैं। तो कहना ये क्या हो रहा है, एक ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा, एक, ठीक है, एक ग्रुप बन रहा है, और यही जो पूरा ग्रुप कहलाया, ये ग्रुप क्या कहलाया, सेकेंड वर्ल्ड, दूसरी दुनिया, ठीक है। इसी मॉडल को क्या आ गया, सेकेंड वर्ल्ड का आ गया, या फिर आप इसे हम कह सकते हैं सोवियत यूनियन, या फिर सोवियत सिस्टम, या फिर सोवियत ब्लॉक, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को क्या कहा गया, सोवियत सिस्टम, सोवियत ब्लॉक, या फिर सोवियत यूनियन, ये पूरा कहा गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा इसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या किया, वार्सा पैक्ट किया। आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जब अमेरिका ने नाटो बनाया, हाँ, नाटो बनाया, तो उसको टैकल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, उसको आंसर देने के लिए इन्होंने क्या बनाया, रसिया ने क्या बनाया, यूएसएसआर ने क्या बनाया, वार्सा पैक्ट बनाया, ठीक है। और वार्सा पैक्ट में आपको पता है, अच्छे से पिछले क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और ये वार्सा पैक्ट ने क्या किया, इन सभी देशों को और ज़्यादा मजबूत कर दिया, और इन देशों को और ज़्यादा साथ ले आए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं यूएसएसआर का स्प्रेड हुआ, अलग अलग देशों में पहुंचा, ठीक है। अब आता है आपका मेन चीज, साइलेंट फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। सोवियत यूनियन के साइलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहला पॉइंट क्या है, जो सोवियत इकोनॉमी थी, इकोनॉमी थी वो मोर डेवलप्ड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW लिखा है, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट यूएसए, ठीक है। सोवियत सबसे मेन फीचर्स क्या था इस सिस्टम का, इस ब्लॉक का, कि जो सोवियत की इकोनॉमी थी, सोवियत ब्लॉक की जो इकोनॉमी थी
वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी इकोनॉमी थी, सबसे अच्छी, केवल यूएसए को छोड़ दी। फर्स्ट नंबर पे यूएसए था, सेकंड पे आते थे आपका सोवियत यूनियन। ठीक है, इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी थी भाई, हर चीज़ प्लानिंग के हिसाब से चल रही है। ठीक है, स्टेट का कंट्रोल है। ठीक है, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी क्या होगी, कहीं ना कहीं अच्छी होगी। ठीक है, अगर तो यानी कि अगर पहले नंबर पर बात करें तो यूएसए है, और दूसरे नंबर पर बात करें तो यूएसएसआर। ठीक है, इकोनॉमी में बहुत अच्छे थे ये लोग। ठीक है, सेकंड अगर देखें तो इनके पास क्या था, सोवियत सिस्टम हैड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, सोवियत सिस्टम के बाद कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, यानी इनका जो कम्युनिकेशन यानी कि हिंदी में आप देख लीजिएगा, कम्युनिकेशन जो नेटवर्क था, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, और क्या था इनके पास वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे। भाई आप मैप में देखिए, मैप में सोवियत यूनियन कितना बड़ा है, आज रसिया कितना बड़ा है, तो सोचो सोवियत यूनियन कितना बड़ा था। अब ककट्टू देश जो किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश उसमें आते थे। और ये जो देश है ना ककट्टू देश, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो देश है ना, यहाँ पर आपके रिसोर्सेज बहुत हैं, यहाँ गैसेस बहुत पाए जाते हैं, यहाँ पर ऑयल्स पाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और रसिया में पाए जाते हैं, रसिया के पास कितने सारा ऑयल का रिसोर्सेज है। ठीक है, संसाधन है, तो यहाँ पर वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज है। ठीक है, संसाधन बहुत है यहाँ पे एनर्जी के, यहाँ पे ऑयल है। ठीक है, यहाँ पे आयरन के रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे स्टील की चीज़ें पाई जाती हैं, यहाँ पे मशीनरी प्रोडक्शन इनका बहुत अच्छा था। ठीक है, यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये क्या थे, आत्मनिर्भर थे। ठीक है, ये सोवियत सिस्टम था इनका। पहली बात क्या था, देखो हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सारे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें थी। तो पहला हमने पढ़ा इनकी इकोनॉमी वर्ल्ड की सेकंड सबसे अच्छी इकोनॉमी थी। ठीक है, दूसरी इनके पास कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा था इनका, और इनके पास एनर्जी रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, यानी ऊर्जा के जो संसाधन हो गए, जैसे ऑयल था इनके पास, स्टील था, आयरन था। ठीक है, मशीनरी प्रोडक्शन इनका बहुत अच्छा था। ठीक है, तो इन सब तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। सोचो ये लोग क्या करते, एक आल्पिन या फिर एक सुई से लेकर के कार, एरोप्लेन, डिफेंस, ठीक है, एयरक्राफ्ट, हर चीज़ बनाते थे। इनको बाहर से मांगने की जरूरत नहीं थी कि हमें एरोप्लेन दे दो, हमें कार खरीद दे दो, हमें बस दे दो, हमें टैंक दे दो, कुछ नहीं। एक सुई की नोक से लेकर के, एक कील से लेकर के ये लोग बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बनाते थे, बड़े बड़े मिसाइलें बनाते थे, कार, एरोप्लेन, सब कुछ अपने वहाँ बनाते थे। भाई जाहिर सी बात है, देखो ऑयल भी है, मशीन्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है, स्टील भी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेंगे, अपने पिन से लेकर के, एक छोटी सी पिन से लेकर के कार तक सब कुछ अपने वहाँ बनाते थे। इनको किसी बाहर के देशों पर डिपेंड नहीं था, रहना पड़ता था। जैसे आप इंडिया को देखो, इंडिया क्या है, इंडिया में अभी तक जितना भी आपके डिफेंस लाइन में जितना भी एयरक्राफ्ट है, चाहे सुखोई हो, ठीक है, चाहे आपका वो राफेल हो, ठीक है, चिनूक है, अपाचे है, ये जितने भी जो मिसाइल एरोप्लेन्स हैं, फाइटर क्राफ्ट हैं, या फिर आपका कमर्शियल प्लेन देख लो, जितने भी आपके एरोप्लेन होते हैं वो सब कहाँ के हैं, बाहर के। हम आज तक एक एरोप्लेन अपने वहाँ का नहीं बना पाते। अभी बनाया हमने तेजस। ठीक है, ज़्यादातर हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो कहाँ के होते हैं, रसिया के। हमारा 75% डिफेंस इक्विपमेंट्स रसिया से हम इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ के डिफेंस इक्विपमेंट बहुत अच्छे माने जाते थे। ठीक है, तो वो तो खैर बात की बात है। अब देखो मैं क्या बता रहा था, अब टॉपिक पे आते हैं। अगर हम इंडिया क्या करते हैं, हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं। ठीक है, मोदी जो हमारे दाढ़ी वाले पापा हैं वो क्या करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करती है। हम भारत जो है आत्मनिर्भर बनेगा, हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें अपने वहाँ बनाएंगे। और देखो बना भी रहे हैं, हमने तेजस बनाया, ठीक है, हमने ब्रह्मोस बनाया, और भी कई सारी चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे आत्मनिर्भर बनने से क्या होता है, आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है, आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, आपके जो डॉलर्स हैं, जो आपका फॉरेन जो करेंसी है वो बाहर नहीं जा रही, वो आपके इंडिया में ही है, चीज़ें सस्ती पड़ती हैं। ठीक है, और अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आप क्या हो रहे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। ठीक है,
तो जो यूएसएसआर था, जो सोवियत सिस्टम था, ये पेन से लेकर कार तक बनाता था। ठीक है, आएगा समझ। ये होगा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, सोवियत सिस्टम क्या था, यहां पर इन्होंने क्या करता था, इंश्योर किया था मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ठीक है, टू ऑल सिटीजन एंड गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटी लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फूड एक्सेट्रा। अगला पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने बताया यहाँ पर सोशलिज्म फॉलो किया जा रहा है, नहीं समाजवाद। और समाजवाद में क्या है, सभी लोग इक्वल है ना, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी लोग क्या है, इक्वल है। इक्वल कैसे होंगे, तो देखो सोशलिज्म में क्या क्या आता है, सोशलिज्म में इक्वालिटी लाने के लिए सबसे मेन काम क्या आता है कि यहाँ पर क्या करते हैं, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बनाया जाता है, इंश्योर कर दिया जाता है। ठीक है, तो सोवियत सिस्टम इंश्योर्ड अ मिनिमम, यानी सोवियत गवर्नमेंट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू ऑल इट्स सिटीजन। इसने क्या किया, अपने सभी सिटीजन के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंश्योर कर दिया कि सभी के पास इतनी इतनी चीजें होंगे। और क्या किया, और इन्होंने सब्सिडी देना शुरू कर दी। ठीक है, कंसेशन देना शुरू कर दिया। सब्सिडी आप समझ ही गए होंगे, सब्सिडी मतलब सब्सिडाइज करना शुरू कर दिया बेसिक नेसेसिटी। जो बेसिक चीजें थी ना, बेसिक नेसेसिटी यानी बहुत जरूरी चीजें जो थी, जैसे हेल्थ, जैसे एजुकेशन, जैसे फूड, ये सारी चीजें और जो भी सारी चीजें हैं, इन सबको सब्सिडाइज करना शुरू कर दिया, इनको कंसेशन देना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत कम रेट पे आपको एजुकेशन चीजें मिलने लगी, बहुत कम प्राइस पे आपको हेल्थ केयर सर्विस मिलने लगी, बहुत कम प्राइस पे आपको फूड मिलने लगा। आप काम करो चाहे ना करो, आप गरीब हो कोई बात नहीं, आपको ये सारी बेसिक नेसेसिटी चीजें मिलेंगी। आपका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फिक्स कर दिया गया है कि इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, और नहीं होगा तो गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके वहाँ कहीं ना कहीं इक्वालिटी आएगी। ठीक है, आपके वहाँ भूखा नहीं रहेगा। ओके, आई बस में के पांचवा पॉइंट क्या है, देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट। सोवियत सिस्टम में क्या क्या, देखो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फिक्स किया जा रहा है। ठीक है, यानी आपके पास खाना होगा, छत होगी, एजुकेशन होगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। ठीक है, देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे बेरोजगारी नहीं होगी, सभी लोग अपना काम कर रहे होंगे, सभी के पास रोजगार होगा। ठीक है, सभी के पास नौकरी होगी। ओके, तो ये भी बहुत बड़ा फीचर्स माना जाता है सोवियत सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ का, जो स्टेट ओनरशिप है, was the dominant form of ownership। ठीक है, यहाँ पर सबसे डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑनरशिप कौन सी है, स्टेट ऑनरशिप। मैंने कहा था ना अभी, आपको बताया था कि स्टेट क्या होगा, प्राइमरी होगा, राज्य को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल में किसके कंट्रोल में होंगी, राज्य के, स्टेट के। ठीक है, यानी कि स्टेट ऑनरशिप सबसे मेन डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऑनरशिप डोमिनेंट नहीं होगा। ठीक है, देखो आप प्राइवेट चीज़ें रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट आ जाएंगी, कुछ चीज़ें प्राइवेट होंगी, लेकिन ज़्यादा तो सबसे डोमिनेंट फॉर्म होगा ऑनरशिप का, वो कौन सा होगा, स्टेट ऑनरशिप। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें राज्य के अंदर में होंगी, स्टेट के अंदर में होंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके फीचर्स हो गए, आपको मैंने बता दिया। अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे चैलेंजेस। ओके, तो फीचर्स हमने पढ़ लिया। अब चैलेंजेस ऑफ सोवियत सिस्टम क्या है, इसमें क्या क्या बुरी चीज़ें थी, क्या क्या चैलेंजेस थे यहाँ पर। ठीक है, तो फीचर्स में हमने क्या क्या पढ़ा, आपको एक बार फिर से आप रिवाइज करके पीछे बैक करके रिवाइंड कर देख लीजिएगा। ठीक है, उसे समझ लीजिएगा अच्छे से। तो चैलेंजेस में सबसे मेन चीज़ क्या आता है, जो सोवियत सिस्टम था, द सोवियत सिस्टम however became very bureaucratic and authoritarian।
जो सोवियत सिस्टम था वो कैसा हो गया, भले ही कितनी भी अच्छी बातें रही होंगी, तो बहुत सारी अच्छी बातें रही, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड सबके लिए अच्छा, एजुकेशन सबको मिल रही, सारी चीज़ें ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद जो सोवियत सिस्टम था वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर अथॉरिटेटिव हो गया, अथॉरिटेरियन पॉलिसी व्यवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। वहाँ के जो स्टेट है, अब जैसे स्टेट जो कह रही है वही हो रहा है, वहाँ का जो सरकार जो कह रही है वही हो रहा है, उसके अलावा तुम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। जैसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में क्या होता है, भाई कम्युनिज्म ही तो है यहाँ पर, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में क्या होता है, सरकार ने जो कहा वही होगा, ठीक है, आप अपने मन से कुछ नहीं पूछ सकते, ना सरकार से कोई क्वेश्चन कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, सरकार जो कह देगी ये होना है तो वही होना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं जो सोवियत सिस्टम है वो अथॉरिटेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा, यहाँ ब्यूरोक्रेसी चीज़ें बन रही है कि नहीं बन रही, है ना। तो पहला चैलेंज तो सबसे बड़ा यही आ गया कि जो सोवियत सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया था, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो गया था, ठीक है। अगला सिस्टम क्या था, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, ठीक है। आप सोशलिज्म देखो, इंडिया में क्या है, इंडिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, हम सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन साथ साथ में हमारे वहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है, हमारे वहाँ क्या है, फ्रीडम भी दी जाती है, ठीक है। सोशलिज्म तो फॉलो करते हैं हमारे, ऐसा नहीं कि हम समाजवाद की बात नहीं करते, हम समाजवादी हैं लेकिन साथ में हम लोकतांत्रिक भी हैं, ओके। तो लेकिन सोवियत मॉडल, सोवियत सिस्टम में क्या था, डेमोक्रेसी नहीं थी, सोवियत सिस्टम में क्या था, फ्रीडम नहीं थी, ठीक है, नहीं स्वतंत्रता, ओके। लोकतंत्र नहीं था यहाँ पर, स्वतंत्रता नहीं था, लोग स्वतंत्र नहीं थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, कुछ पूछ नहीं सकते थे, ठीक है। हमारे देश में क्या है, हम सरकार से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मान लीजिए कल को कुछ सरकार ने किया, ठीक है, कोई ऐसे काम किया जो हमें नहीं समझ आ रहा, हमें कुछ दिक्कत है, तो हम सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोदी जी आपने कैसा कैसे कर दिया, ठीक है, क्यों किया ऐसा। लेकिन सोवियत सिस्टम में लोगों को फ्रीडम नहीं था, ठीक है, लोग अपने मन से नहीं कर सकते थे कुछ, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, ओके। उसके बाद अगर हम देखें अगला पॉइंट, तो जैसे आपका तीसरा पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोवियत सिस्टम नीडेड रिफॉर्म। यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशन थे, जो भी संस्थाएं थी सोवियत सिस्टम की, वहाँ पे उन सभी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, ठीक है। बहुत, मैंने क्या कहा, ये लोग अथॉरिटेटिव बनने जा रहे थे, ये ब्यूरोक्रेटिक बनने जा रहे थे, ठीक है, और ये चीज़ें गलत हैं किसी भी सोसाइटी के लिए। अगर वहाँ के इंस्टीट्यूशन जैसे संसद हो गई, सरकार हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका, या फिर कोई भी और भी इंस्टीट्यूशन जो भी है, ठीक है, वो अगर अथॉरिटेटिव बने जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत होंगी, उनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत महसूस होती है, वहाँ पे हमें रिफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर इसको और अच्छे समझे तो क्या था, वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम था, केवल एक पार्टी थी वहाँ पर, दूसरी कोई पार्टी नहीं थी, ठीक है, केवल एक पार्टी, और ये पार्टी काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो रही थी, अपने मर्जी से जो मन आ रहा है वो कर रही है, किसी ने इनसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मार दे गोली, काम खत्म, ठीक है। कल को मैंने इनसे बोला कि सोवियत आपने ऐसा क्यों किया, उठा के मेरे को पटक दिया, बंद कर दिया मेरे को गड्ढे के अंदर, ठीक है, गोली मार दी। तो क्या हो रहा है, यहाँ अथॉरिटेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये दिक्कतें आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। फ्रीडम ही नहीं है लोगों को, बस लोग एक जिंदा लाश की तरह चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस कि ऐसी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है। अब ये सोचो, आपको अगर इंसान के, आपकी सरकार आपको क्या दे, रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, एजुकेशन दे, ठीक है, सब कुछ दे दे, अच्छी बात है, लेकिन आपको बोलने ना दे, ठीक है, आपके घर में आपके पापा, आपके घर वाले आपको सब कुछ दे दें, घर में रहने दें, अच्छे अच्छे घर दे, कपड़े दें, खाना दें अच्छा अच्छा, ठीक है, आपको जो मन आ रहा है आपको पढ़ाई करने दें, आपका लैपटॉप, फ़ोन, हर चीज़ हो, लेकिन आप बोल नहीं सकते, कुछ नहीं बोलोगे आप, आपको बोलना नहीं है, कुछ पूछना नहीं है। क्या आपको ऐसी ज़िंदगी अच्छी लगेगी, क्या जी पाओगे ऐसी ज़िंदगी, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप जी सकते हो, समझ सही सही लगेगा, उससे आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। कोई काम कर रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्लास में बात करें, जैसे मैं आपका, अभी आप टीचर हो, ठीक है, वैसे तो दोस्त हूँ आपका,
टीचर की तो नहीं बोलूँगा मैं टीचर हूँ, लेकिन आपके लिए मैं मान लीजिए आपका दोस्त हूँ, ठीक है, या फिर आप कोई टीचर है, ठीक है, जो आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे क्या है, टीचर बोल रहा है आपको बढ़िया सा पंखा लगा हुआ है, एसी लगी हुई है, आपके पास बढ़िया हर चीज़ सारी फैसिलिटी है, ठीक है, आप वहाँ पे ठंडे पानी का आरओ लगा हुआ है, आपको वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक दी जा रही है, चॉकलेट दी जा रही है, सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन मान लीजिए आपका जो टीचर पढ़ा रहा है वो आपसे कुछ क्वेश्चन ही नहीं करने दे रहा, ठीक है, आप अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो सीधे आपको 2 थप्पड़ मारता है, आप कोई क्वेश्चन उससे कर नहीं सकते, बस टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ते जाओ। क्या ऐसा क्लास सही होगी? क्या ऐसे आप डेवलप कर पाओगे? नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो वन पार्टी सिस्टम था, केवल एक ही पार्टी थी, इनका जो मन आ रहा था वो सब काम कर रहे थे, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, क्वेश्चन करोगे तो सीधे गोली मार जाएगी, ठीक है। तो ये क्या चीज़ सही है? नहीं सही बिल्कुल। तो इसीलिए कहा है इनको कहीं ना कहीं क्या था, इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत थी, इसमें सुधार की जरूरत थी। ओके, ठीक है। अगला चैलेंजेस क्या है? द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल इन द 15 डिफरेंट रिपब्लिक, ठीक है। द पार्टी रिफ्यूज टू recognize the urge of people of 15 different रिपब्लिक। देखो जो रसिया था वो 15 देशों से बनकर बना था, ठीक है, सॉरी जो यूएसएसआर था, सोवियत सिस्टम, सोवियत यूनियन 15 देशों में मिलकर बना था, और इन 15 देशों में अलग अलग तरह के लोग थे। जैसे आपका कट्टू देश जो है वहाँ पर मुस्लिम लोग थे, यूरोपियन कंट्रीज चले जाओ तो आपको क्या थे, वहाँ पर क्रिश्चियन लोग थे, रशिया में क्रिश्चियन लोग थे, कई सारी जगह बौद्ध लोग थे, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे, ठीक है। तो अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के लोग थे, ठीक है। और इन्होंने जब सोवियत सिस्टम बनाया, उनको ज्वाइन किया, तो ऐसा सोचा कि हाँ सरकार जो है वो हमारी चीज़ों का, हमारे कल्चर का ध्यान रखेगी, हमारी बातें सुनेंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। ये जो सोवियत सिस्टम था, सोवियत गवर्नमेंट जो थी, जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, ये किसी भी जो 15 डिफरेंट रिपब्लिक थे जो उसमें ऐड हुए थे, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज का कटो देश, ये सारे जो कंट्री ऐड हुए थे सोवियत यूनियन में, इनके जो लोग थे, उन लोगों के जो भी अर्जेस थे, जो भी निवेदन थे, जो भी चीज़ें थी, जो भी बातें थी, उनको सरकार नहीं सुन रही थी, उनको ये पार्टी बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही थी, ठीक है। कुछ लोगों ने कुछ बोला कि हमें ये करना है, आप हमें आज्ञा दीजिए, सुनवाई नहीं हो रही कोई, ठीक है। जैसे हमारे देश में देखो, हमारे देश में क्या है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, हर तरह के लोग हैं, ठीक है। सरकार क्या करती है, हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, ठीक है, हम पंथ निरपेक्ष हैं, सेकुलर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे वहाँ तो जो धर्म को वो बैन कर दिया जाए कि कोई भी अपने धर्म को फॉलो नहीं करेगा। अगर मुस्लिम धर्म के लोग कुछ सरकार से मांग करते हैं कि हमें रैली, मुहर्रम के लिए रैली निकालनी है, कुछ भी करना है, तो उसको लोग फॉलो करवाते हैं, ठीक है, उसको आज्ञा दी जाती है, वहाँ पे सिक्योरिटी दी जाती है। अगर कल को हिंदू कम्युनिटी के लोग कोई यात्रा निकालते हैं, रथ यात्रा या कोई जागरण करते हैं, तो वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, पूरी आज्ञा दी जाती है, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं था, आपका कुछ भी कॉल चल रहा हो उसे कोई लेना देना नहीं। ये जो पार्टी थी ये उन लोगों की बातें बिल्कुल सुनी नहीं थी, नज़रअंदाज कर रही थी, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, ये चैलेंजेस हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं सोवियत सिस्टम टूट गया। ओके, वहाँ के लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, अब आगे बताएंगे, ठीक है। अगला 5वां पॉइंट क्या है, देखो, ऑल दो, यद्यपि ऑन पेपर देखें, ऑन पेपर तो 15+ कंट्रीज ने यूएसएसआर बनाया, ठीक है। यद्यपि 15 देशों ने पेपर पर साइन किया, ऐसे एक पेपर है, उस पेपर पे ऐसे लाइनें लिखी हैं कि हाँ हम सब मिल करके यूएसएसआर बना रहे हैं जहाँ पे सोशलिज्म फॉलो किया जाएगा, और वहाँ पे सबने क्या किया, सिग्नेचर करना शुरू कर दिया, सबने सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। लेकिन ये कहाँ रहा, ये केवल पेपर पे था, ठीक है। सोवियत यूनियन बन तो गया, लेकिन उसके बाद जो रसिया था आपका, ठीक है, जो रसिया था वही सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहा, ठीक है। रसिया क्या था, वो डोमिनेटेड था, एवरीथिंग वो डोमिनेट कर रहा था, डोमिनेंस था उसका पूरे हर चीज़ पर।
इन 15 देशों की तो बात ही नहीं सुनी जा रही थी। ककट्टू के देश, एस्टोनिया, लातविया, इन सब का कोई बात नहीं सुन रहा था। क्या कह रहे हो, कौन हो, कोई नहीं बात नहीं। अब तुम क्या हो, यूएसएसआर में शामिल हो गए हो, तुम हमारे अंदर आ गए, अब हमारे हिसाब से सारी चलेंगी, हम जो कहेंगे वही होगा, तुम अपने मन से कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो भले ही पेपर पर इन 15 देशों ने अब एक साथ मिल करके यूएसएसआर बनाया, लेकिन सबसे ज़्यादा डोमिनेंस किसका था, रसिया का था। ठीक है, जैसे आप देखिए, आप समझो नाटो, नाटो क्या है, कई सारे देशों का ग्रुप है, नाटो बनाया गया। ठीक है, लेकिन नाटो में ऐसा नहीं कि केवल यूएसए का ही डोमिनेंस है, वहाँ पे और कोई गवर्नमेंट के को किसी देश दूसरे देश का कोई डोमिनेंस वो सुनवाई नहीं है, वहाँ सभी देश बराबर है। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल यूएसए की बात चलेगी, यूएसए डोमिनेंस है, यूएसए का डोमिनेंट है। ठीक है, इसीलिए वो आज चल रहा है, आज भी चल रहा है, 1949 से आज तक वो काम कर रहा है अपना, सारी चीज चल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर 15 देश मिलके इन्होंने बनाया यूएसएसआर, वार्सा पैक्ट किया। ठीक है, लेकिन डोमिनेंट कौन रहा, रसिया। इन पर बाकी के 14 देशों की कोई सुन ही नहीं रहा, कोई पावर ही नहीं उनके पास। इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो 14-15 देश थे, ये धीरे धीरे आगे चल के अलग हो गए और सोवियत यूनियन टूट गया। तो ये भी चैलेंजेस है नंबर एक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रसिया डोमिनेंट था, और रसिया क्या करता था, जो भी इस रीजन के जो लोग थे, यानी कि ये जो बाकी के देश के जो लोग थे, इस रीजन के लोग, उनको नेग्लेक्ट कर रहा था। ठीक है, उनको नकार रहा था, नेग्लेक्ट, द पीपल ऑफ दिस रीजन नेग्लेक्टेड बाय यूएस था, सॉरी रसिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से क्या होगा, आपका चैलेंजेस और फीचर्स हो गए। ठीक है, इसके बाद हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि सोवियत सिस्टम अल्टरनेट, क्या वेस्टर्न अलायंस का अल्टरनेटिव था या नहीं था, और उसके बाद हम कुछ लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम जाएंगे डिसइंटीग्रेशन पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, तो चैनल वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे, और सपोर्ट करते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।